राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर हिंदी क्लासेस में। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा आप सबको पता है कि मैं डेली आपके लिए हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आती हूँ और आज भी मैं इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आपके लिए फिर से 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आई हूँ। ये प्रश्न आपकी LT, TGT, PGT प्रवक्ता, आप किसी भी चीज़ की अगर आप हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। जिसने भी मेरी इससे पहले की सीरीज़ नहीं देखी हुई हैं वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज का पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। उक्त पंक्तियाँ किस कवि की है? इसमें ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर महादेवी। और आप लोग अपने इन प्रश्नों के उत्तरों को की भी जांच करते रहिए ताकि आपको लास्ट में यह पता लग सके कि आपके इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के सही आंसर हो रहे हैं। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हमारा अगला प्रश्न है, छायावाद की समय सीमा क्या मानी गई है? इसके ऑप्शन है 1900 से 1920 ईस्वी, 1920 से 1935 ईस्वी, 1918 से 1936 ईस्वी या फिर 1930 से 1950 ईस्वी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1918 से 1936 ईस्वी। अगला प्रश्न है, इन कविताओं में से छायावाद का प्रारंभ किस कविता से मानना समीचीन है? इसके ऑप्शन देखिए, मौन निमंत्रण, जूही की कली, मैं नीर भरी दुख की बदली या फिर बादल। तो जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। और जूही की कली किसने लिखी है? ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। हमारा अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृति इनमें से कौन सी है? इसके ऑप्शन है आंसू, झरना, लहर, कामायनी। तो जो उनकी अंतिम कृति मानी गई है वो है कामायनी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसाद के उस काव्य ग्रंथ का नाम बताइए जिसकी रचना पहले ब्रजभाषा में की गई थी किंतु बाद में उसे खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया। इसके ऑप्शन हैं झरना, प्रेम पथिक, लहर या फिर आंसू। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रेम पथिक। हमारा अगला प्रश्न है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। ये पंक्ति किस कवि की है? इसके ऑप्शन हैं पंत, जयशंकर प्रसाद, निराला या फिर महादेवी। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद। हमारा अगला प्रश्न है, सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि की है? इसके ऑप्शन है पंत, प्रसाद, निराला या फिर मैथिली शरण गुप्त। तो सरोज स्मृति किसने लिखी है? ये है निराला जी की रचना है और इसमें जो सरोज नाम दिया गया है वो निराला जी की पुत्री है। उन्होंने अपनी पुत्री की याद में इस रचना को रचा था। अगला प्रश्न है, निराला की जूही की कली कविता को किस कविता ने अस्वीकृत कर दिया था? इसके ऑप्शन है सरस्वती, प्रभा, चांद या फिर इंदु। तो जो सरस्वती पत्रिका थी उसने जूही की कली को क्या किया था? अस्वीकृत कर दिया था। अगला प्रश्न है, तोड़ती पत्थर कविता का मूल स्वर क्या है? इसके जो ऑप्शन हैं वो हैं छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो तोड़ती पत्थर जो कविता है उसका मूल स्वर क्या था? ऑप्शन नंबर बी, प्रगतिवादी। हमारा अगला प्रश्न है, किस कवि के काव्य का क्रमिक विकास छायावाद, प्रगतिवाद एवं नव मानवतावाद के रूप में हुआ है? इसके ऑप्शन देखिए, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और निराला। तो जिनका क्रमिक विकास किसमें हुआ है? छायावाद, प्रगतिवाद और नव मानवतावाद के रूप में हुआ है। वो कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, सुमित्रा नंदन पंत जी। हमारा अगला प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना के रचयिता कौन है? इसके ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा या फिर डॉक्टर नगेंद्र। तो निराला की साहित्य साधना जो रचना है उसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर सी, रामविलास शर्मा।
हमारा अगला प्रश्न है, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले। यह पंक्ति किस कवि की है? इसके ऑप्शन देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, भगवती चरण वर्मा या फिर नरेंद्र शर्मा। तो जो ये बहुत ज़्यादा फेमस ये पंक्ति है, कविता है, इसके जो रचयिता हैं वो कौन है? ऑप्शन नंबर सी, भगवती चरण वर्मा। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। यह पंक्ति किस कवि की है? एग्ज़ाम में इस तरह से पंक्तियाँ पूछ ली जाती हैं कि ये पंक्ति किसकी है, तो आप इन्हें भी नोट डाउन कर सकते हैं। इसके ऑप्शन हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, नरेंद्र शर्मा या फिर सुमित्रा नंदन पंत। तो इस पंक्ति के जो रचयिता हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए, बालकृष्ण शर्मा नवीन। हमारा अगला प्रश्न है, कुकुरमुत्ता कविता किस कवि ने लिखी है? और ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध कविता रही है। इसके ऑप्शन हैं पंत, निराला, राम नरेश त्रिपाठी या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। तो कुकुरमुत्ता जो कविता है वो लिखी है ऑप्शन नंबर बी, निराला जी ने। हमारा अगला प्रश्न है, और ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है। क्या है इसके ऑप्शन देखिए, भारतीय अर्थनीति, संपत्ति शास्त्र, अर्थशास्त्र की भूमिका या फिर आर्थिक व्यवस्था। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति शास्त्र। हमारा अगला जो प्रश्न है, दिनकर की किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? रेणुका, हुंकार, सामधेनी या फिर उर्वशी। तो दिनकर की कौन सी रचना थी? वो उर्वशी, जिसमें इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और कब मिला है इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार? 1972 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार भी पूछ लिए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं को मूल भावना की दृष्टि से किस प्रकार की कविता माना जाएगा? इसके जो ऑप्शन हैं, प्रगतिवादी, छायावादी, प्रयोगवादी या फिर नई कविता। तो इसे कैसी कविता माना जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रगतिवादी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रवासी के गीत नामक काव्य संकलन किस कविता का है? इसके ऑप्शन देखिए, हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर भवानी प्रसाद मिश्र। तो प्रवासी के गीत किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र शर्मा जी ने। हमारा अगला प्रश्न है, मतवाला और समन्वय नामक पत्रों का संपादन किस छायावादी कवि ने किया था? तो इसके ऑप्शन देखिए, जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत या फिर मुकुटधर पांडे। तो मतवाला और समन्वय जो पत्र हैं उनका संपादन किया था ऑप्शन नंबर बी, निराला जी ने। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसाद की प्रथम छायावादी कृति कौन सी है? इसके ऑप्शन देखिए, झरना, आंसू, लहर या फिर कामायनी। तो जो इनकी प्रथम छायावादी कृति थी वो थी ऑप्शन नंबर ए, झरना। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना निराला की नहीं है? परिमल, शोकोच्छ्वास, गीतिका या फिर तुलसीदास। तो निराला जी की कौन सी रचना इसमें से नहीं है? वो है ऑप्शन बी, शोकोच्छ्वास। ये किसकी रचना है? शोकोच्छ्वास किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की है। ये जय शंकर प्रसाद जी की ये रचना है, शोकोच्छ्वास। अगला प्रश्न है, जूही की कली नामक कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन है 1916 ईस्वी, 1920 ईस्वी, 1936 ईस्वी या फिर 1925 ईस्वी। तो जूही की कली का जो प्रकाशन वर्ष है ऑप्शन नंबर ए, 1916। अगला प्रश्न है, पंत की किस काव्य कृति को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा गया है? इसके ऑप्शन देखिए, पल्लव, गुंजन, ग्रंथि या फिर वीणा। तो ऑप्शन नंबर ए, पल्लव को क्या कहा है? छायावाद का मैनिफेस्टो। अगला प्रश्न है, स्वर्ण काव्य की रचना हिंदी के किस कवि ने की है? तो स्वर्ण काव्य जो है वो किसने रचा है? इसके ऑप्शन है, नरेंद्र शर्मा, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुमित्रा नंदन पंत या फिर हरिवंश राय बच्चन। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति में महादेवी की संपूर्ण कविताएं संकलित हैं? इसके ऑप्शन है, सांध्य गीत, नीरजा, दीपशिखा या फिर यामा।
तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यामा। यामा में महादेवी जी ने जितनी भी रचनाएं करी हैं उन सभी रचनाओं का संकलन इसमें यामा में इन्होंने किया हुआ है। अगला प्रश्न है, गीत गुंज नामक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? इसके ऑप्शन है पंत, प्रसाद, निराला या फिर आरसी प्रसाद सिंह। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, निराला। अगला प्रश्न है, वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का वास्तविक नाम है? त्रिलोचन का, नागार्जुन का, धूमिल का या फिर मुक्तिबोध का? तो जो वैद्यनाथ मिश्र कहा जाता था वो किसको कहा जाता था? उनका वास्तविक नाम था नागार्जुन का, ये वास्तविक नाम था। नागार्जुन का जो वास्तविक नाम था वो था वैद्यनाथ मिश्र। हमारा अगला प्रश्न है, प्रेत का बयान नामक कविता के रचयिता कौन है? इसके ऑप्शन है नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो जो ये कविता है इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर ए, नागार्जुन। अगला प्रश्न है, गीत फरोश नामक प्रसिद्ध कविता के रचनाकार कौन है? ऑप्शन देखिए, वीरेंद्र मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र, भगवती चरण वर्मा या फिर केदारनाथ अग्रवाल। तो गीत फरोश जो लिखी है वो लिखी है ऑप्शन नंबर बी, भवानी प्रसाद मिश्र जी ने। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद का संबंध किस दर्शन से है? अद्वैतवाद से, द्वैतवाद से, मार्क्सवाद से या फिर विशिष्टाद्वैतवाद से? तो प्रगतिवाद का जो संबंध है वो है ऑप्शन नंबर सी, मार्क्सवाद से। हमारा अगला प्रश्न है, आओ रानी हम ढोएं पालकी नामक प्रसिद्ध कविता की रचना किस कवि ने की है? इसके ऑप्शन देखिए, त्रिलोचन, धूमिल, नागार्जुन या फिर दिनकर। तो जो ये प्रसिद्ध कविता है उसके रचयिता हैं ऑप्शन सी, नागार्जुन। अगला प्रश्न है, फूल नहीं रंग बोलते हैं काव्य संग्रह इनमें से किस कवि का है? केदारनाथ अग्रवाल का, त्रिलोचन शास्त्री का, रामविलास शर्मा का या फिर धूमिल का? तो फूल नहीं रंग बोलते हैं ये भी बहुत इम्पोर्टेंट कविता है। तो इसके जो कवि हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए, केदारनाथ अग्रवाल। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा इनमें से क्या है? 1920 से 1936 ईस्वी, 1936 से 1943 ईस्वी, 1950 से 1960 ईस्वी या फिर 1900 से 1918 ईस्वी। तो प्रगतिवादी जो काव्य है उसकी समय सीमा मानी जाती है 1936 से 1943 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हिंदी का कौन सा कवि मैथिली में यात्री नाम से लिखता था? इसके ऑप्शन है त्रिलोचन, धूमिल, सुमन या फिर नागार्जुन। तो मैथिली में यात्री नाम से लिखते थे, कौन लिखते थे? ऑप्शन नंबर डी, नागार्जुन। नागार्जुन का ही वास्तविक नाम क्या बताया अभी? वैद्यनाथ मिश्र। इनमें से कौन सा प्रगतिवादी कवि नहीं है? इसके ऑप्शन है हरिऔध, त्रिलोचन, नागार्जुन या फिर केदारनाथ अग्रवाल। तो प्रगतिवादी जो कवि नहीं है इनमें से वो है ऑप्शन नंबर ए, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? लंदन में, न्यूयॉर्क में, लखनऊ में या फिर इलाहाबाद में? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो ऑप्शन नंबर ए, लंदन में। अगला प्रश्न है, क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? इसके ऑप्शन हैं उर्वशी, रेणुका, हुंकार या फिर कुरुक्षेत्र। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुरुक्षेत्र। हमारा अगला प्रश्न है, उर्वशी का प्रकाशन कब हुआ था? 1960 ईस्वी में, 1961 ईस्वी में, 1962 ईस्वी में या फिर 1963 ईस्वी में? तो उर्वशी का प्रकाशन हुआ था 1961 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ किस पुस्तक के प्रकाशन से माना जाता है? तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक या फिर चौथा तार सप्तक? तो प्रयोगवादी जो काव्यधारा का प्रारंभ माना जाता है वो ऑप्शन नंबर ए, प्रथम तार सप्तक से माना जाता है। जो ये तार सप्तक प्रकाशित हुआ था पहला, ये हुआ था 1943 में, और जो दूसरा हुआ था वो हुआ था 1951 में। तीसरा जो तार सप्तक था उसका प्रकाशन 1959 में हुआ था और चौथे का हुआ था 1979 ईस्वी में, 1979
79। हमारा अगला प्रश्न है, तार सप्तक के संपादक कौन थे? इसके ऑप्शन है मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, अज्ञेय या फिर धर्मवीर भारती। तो तार सप्तक के जो संपादक थे वो थे ऑप्शन नंबर सी, अज्ञेय। हमारा अगला प्रश्न है, प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ कब से माना जाता है? इसके ऑप्शन है 1943 ईस्वी से, 1949 ईस्वी से, 1953 ईस्वी से या फिर 1959 ईस्वी से। तो प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ 1943 ईस्वी से माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह साधन है, यह कथन किसका है? इसके ऑप्शन है मुक्तिबोध, अज्ञेय, शमशेर बहादुर या फिर डी, रामविलास शर्मा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अज्ञेय। हमारा अगला प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? इसके ऑप्शन देखिए 1953 ईस्वी, 1945 ईस्वी, 1948 ईस्वी या फिर 1943 ईस्वी। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 1943 ईस्वी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि तार सप्तक का कवि नहीं है? इसके जो आंसर हैं वो देखिए, भारत भूषण अग्रवाल, बी है केदारनाथ सिंह, सी है नेमी चंद्र जैन या फिर डी है रामविलास शर्मा। तो जो इसमें से सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, केदारनाथ सिंह। वो तार सप्तक के कवि नहीं है। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं को किस सप्तक में स्थान मिला है? इसके जो ऑप्शन हैं वो देखिए, तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक या फिर चौथा तार सप्तक। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दूसरा सप्तक। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन थे? इसके ऑप्शन है अज्ञेय, जगदीश गुप्त, धर्मवीर भारती या फिर मनोहर श्याम जोशी। तो प्रतीक जो पत्रिका है उसके संपादक थे ऑप्शन नंबर ए, अज्ञेय। हमारा अगला प्रश्न है, चाँद का मुंह टेढ़ा है, यह काव्य संकलन के रचयिता कौन है? अज्ञेय, मुक्तिबोध, धूमिल या फिर शमशेर। तो जो ये प्रसिद्ध काव्य संकलन है उसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर बी, गजानन माधव मुक्तिबोध। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रह्म राक्षस नामक कविता के रचयिता का नाम बताइए। इसके ऑप्शन है धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन माधव मुक्तिबोध या फिर गिरजा कुमार माथुर। तो जो ब्रह्म राक्षस है उस कविता के रचयिता हैं ऑप्शन नंबर सी, गजानन माधव मुक्तिबोध। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है? इसमें ऑप्शन है हरी घास पर क्षण भर, भूरी भूरी खाक धूल, अरियो करुणा प्रभामय या फिर आंगन के पार द्वार। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, भूरी भूरी खाक धूल। और ये किसकी रचना है? ये है मुक्तिबोध जी की रचना है, ये मुक्तिबोध। हमारा अगला प्रश्न है, ये इसमें हमें एक सूची दूसरे से मिलाना है। कृति और कृतिकार है सागर मुद्रा। सागर मुद्रा किसकी कृति है? ये है अज्ञेय जी की कृति है। नाथ और निर्माण, ये है गिरिजा कुमार माथुर जी की। संसद से सड़क तक, ये है धूमिल जी की। और कनुप्रिया है धर्मवीर भारती। और संसद से सड़क तक ये बहुत बार पूछी भी जाती है कि ये किसकी कृति है। तो जो हमारा इसका सही कूट निकल कर आया है वो है सी, ए, डी, बी, सी, ए, डी, बी। तो देखते हैं ये सी, ए, डी, बी किस में है। सी, ए, डी, बी, ये है ऑप्शन नंबर सी। ये हमारी आज की सीरीज का अंतिम प्रश्न हमारा पूरा हो चुका है। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपके 50 में से कितने प्रश्नों के उत्तर सही हुए हैं। मिलते हैं मेरी
नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।